जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं आपका साथी AK खत्री। तो हम लोग कक्षा 8 की जो पुस्तक है हमारा राजस्थान भाग 3, इसको पढ़ रहे थे। हमने 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो आपको ये किताब अच्छे से पढ़नी है। अगर आपको अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, आपको अपना चयन सुनिश्चित करना है, तो ये किताबें आपको पढ़नी है। अगर ये पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन होगा। और आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बनना है, कुछ ना कुछ बनना है, क्योंकि पढ़ोगे तो ही आपकी कदर होगी। वरना आज की दुनिया आपको पता ही है, आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लोगे तो भी आपको कुछ कहने वाले नहीं है, मतलब क्रेडिट देने वाले नहीं है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, लिखना है और कुछ बनना है। तो कुछ बनने के लिए आपको ये किताबें पढ़नी जरूरी है। और ये किताबें आपके लिए रामबाण साबित होगी, मैं इतना कह सकता हूँ। आपको इन किताबों पे सिर्फ भरोसा करना है, क्योंकि भरोसा ही अगर आपको इन किताबों पर नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो तबीयत मेरी भी थोड़ी डाउन है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना। और आपका भी एग्ज़ाम होगा। ये CET वगैरह में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये किताबें मानी जाती है। CET का एग्ज़ाम होगा ना, तो CET में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं, तो आपको देखनी है। मैंने अपनी वॉइस 4 गुना ज़्यादा बढ़ाई है। हो सकता है आपके पास ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो देखना। बाकी मैं एकदम स्लो ही बोल रहा हूँ। फिर भी हम ये किताबें पढ़ेंगे। और इसका लेसन है आज राजस्थान में कला एवं संस्कृति, राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। तो 2 लाइनों के बाद अपनी बात शुरू करूंगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। यानी आपको जहां तक कोशिश हो सके, जितनी मेहनत हो सके, आपको मेहनत करनी है और अपना चयन सुनिश्चित करना है। ठीक है साथियों। तो अब हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान में कला एवं संस्कृति। और इस पार्ट को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा पार्ट है। तो कोशिश अपनी रहेगी कि आसपास की छोटी मोटी चीजें और भी बता दी जाए। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं राजस्थान में कला का इतिहास भी मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। और खुदाई में जो जो यहाँ से अवशेष मिले हैं, उससे कला के क्रमिक विकास को समझा जा सकता है। जैसे आहड़ में भी कुछ मिला है, कालीबंगा में मिला है, पचमता में मिला है, बागोर में मिला है, गिलोंड में मिला है, ओजियाना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। ठीक है। सुरक्षा एवं जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों एवं पहाड़ियों या उनके बीच गांव बसाए जाते थे। अब कह रहे हैं जीवन उपयोगी साधनों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकतर गांव कहाँ बसे? नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे या पहाड़ियों के बीच में बसाए गए। मकान प्राय केलू या घास फूस से ढके कच्चे मकान होते थे। पहले मकान या तो घास से बने होते थे या फूस से ढके मकान होते थे। समर्थ व्यक्तियों के घर में पटशाला, ढलिया या पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठियां आदि मिले थे। कुछ लोग समर्थ पैसे वाले होते थे, तो उनके थोड़े अलग मकान हुआ करते थे। नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी। और नगर और कस्बे जो भी थे वो एकदम बसे हुए, उनकी बसावट एकदम सुनियोजित होती थी। नागदा है, चीरवा है, कल्याणपुर है आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थानों में बसाए गए। ये है नागदा, चीरवा, कल्याणपुर। ये घाटियां, पहाड़ियां और जंगल से घिरे हुए स्थान पर ये नगर बसाए गए। नगर में मंदिर है, महल है, भवन है, परकोटा है, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण हुआ है, हवेलियों की स्थापत्यां हैं, मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है, आमेर है, बूंदी है, अजमेर है, उदयपुर है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है आदि उल्लेखनीय है। तब हम सबसे पहले दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दुर्ग, काफी दुर्ग है जिनका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। दुर्ग क्यों बनाए जाते हैं? सामरिक दृष्टि से उपयोगी और सुरक्षा के लिए। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब लेखक कह रहा है अगर राजस्थान को हम दुर्गों की भूमि भी कह दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। तो सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग कहाँ पर? या तो नदियों के किनारे या फिर ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाते थे, जिससे जनता और शासक सारे लोग सेफ रहे। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। दुर्ग के निकट निकट प्राय गहरी खाई भी बनाई जाती थी, जिसमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रुओं को रोका जाता था। जैसे ये दुर्ग है, तो इसके चारों ओर गहरी खाई बनाई जाती थी और इसमें पानी डालकर जहरीले जानवर छोड़ देते हैं, जिससे शत्रुओं से रक्षा हो जाती। ये खाइयां पारिखा कही जाती थी। पूछ ले, दुर्ग के चारों ओर जो गहरी खाई होती थी उसे क्या कहते थे? पारिखा। क्या कहते थे? पारिखा। तथा वह दुर्ग जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी खाई हो वो पारिखा दुर्ग कहलाता है। वो जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो वो दुर्ग भी पारिखा दुर्ग कहलाता है। जिसका जैसे कि इसका एग्जाम्पल है भरतगढ़ का लोहागढ़ दुर्ग, ये पारिक दुर्ग कहा जाता है। कौन सा दुर्ग?
पारिक दुर्ग कहा जाता है। जिसके चारों ओर खाई हो उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? पारिक दुर्ग। दुर्ग शासकों के आवास, सेना एवं जन सामान्य के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल है। दुर्ग शासकों के आवास, शासकों के रहने के लिए, सेना के रहने के लिए और जन सामान्य के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते थे। अब कह रहे हैं दुर्ग में सब चीजों की व्यवस्था होती थी। अगर शत्रु ने बाहर डेरा भी डाल लिया तो कई महीनों तक वहां खाने पीने की कोई समस्याएं नहीं आती थी। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। अब कह रहे हैं राजस्थान में दुर्ग के लिए एक तो किला और गढ़, इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो सबसे पहले हम बूंदी का दुर्ग पढ़ेंगे और बूंदी का दुर्ग इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव बरसिंह हाड़ा ने बूंदी दुर्ग को बनाया। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह हाड़ा ने। कब करवाया? 1354 में। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर देखो, दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ, दुर्ग के चारों ओर दीवार बनी हुई है, सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। तो पूछ लेंगे छत्रशाला महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल किस दुर्ग में है? तो बूंदी के दुर्ग में है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये क्यों फेमस है? इनकी भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। भित्ति चित्रण की जो इन चित्रकारी वही शानदार है इनकी। ठीक है, तो ये आप नाम भी ध्यान में रखना, छत्रशाला महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल। ठीक है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भवनों की छतरियां, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ, स्थापत्य कला अनुभव है। तो आपको ध्यान में रखना, हमने पढ़ा बूंदी का दुर्ग, तो बूंदी का दुर्ग का नाम तारागढ़ है। क्या नाम है? तारागढ़ नाम है इसका। और एक रुडयार्ड किपलिंग था, उसने इस दुर्ग को तिलस्मी किला कहा था। क्या कहा था? तिलस्मी किला कहा था। बूंदी के दुर्ग को क्या कहा था? तिलस्मी किला। ये भी कहा था कि ये दुर्ग भूतों और प्रेतों ने बनवाया। किसने बनवाया? भूतों और प्रेतों ने बनवाया है ये दुर्ग। कौन सा? बूंदी का तारागढ़ दुर्ग। और इसमें एक तोप है जो फेमस मानी जाती है, गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप पूछ लेंगे। गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में है? तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में है। और इस दुर्ग को भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग को कौन सा? तारागढ़ दुर्ग को भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। ठीक है साथियों, तो एक बार मैं आपको पुनः बता दूं, हम लोगों ने पढ़ा है बूंदी का दुर्ग, तो इसका निर्माण 1354 में राव बरसिंघाड़ा ने करवाया था। ठीक है, और इस दुर्ग को तारागढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने इसे तिलस्मी किला भी कहा है और इसे भूतों व प्रेतों ने बनाया ऐसा भी कहा है। गर्भ गुंजन इसमें एक तोप है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इस दुर्ग को भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। फिर हमने छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के बारे में पढ़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया। सबसे पहला ये ध्यान में रखना है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जाट वंश के महाराजा थे सूरजमल, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी। इस दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसे मिट्टी का किला भी कहते हैं, या मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। पूछ लेंगे मिट्टी का दुर्ग किसे कहा जाता है? तो लोहागढ़ दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस दुर्ग पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया। आप कह रहे हैं इस दुर्ग पर बहुत सारे आक्रमण हुए लेकिन कोई भी इसे जीत नहीं पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। देखो मिट्टी का दुर्ग एक नाम आ गया इसका, मिट्टी का दुर्ग। दूसरा अजय दुर्ग, अजय दुर्ग, इसे कोई भी जीत नहीं पाया, इसे इसलिए क्या कहते हैं? अजय दुर्ग कहते हैं। तो इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग कहते हैं। और इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया, इसे अजय दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा 2-4 फैक्ट आपको और ध्यान में रखने हैं। सुजान गंगा नहर इसी में ही है। सुजान गंगा नहर पूछ लें तो लोहागढ़ दुर्ग में ही है। और इसमें मोती गंगा झील है, उससे पानी भरा जाता है। मोती झील है, एक मोती झील है, इसमें पानी कहाँ से आता है? मोती झील है, उससे इसमें पानी भरा जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर इस पर एक अष्ट धातु दरवाजा है, 8 धातुओं का दरवाजा है जो जवाहर सिंह ने लगवाया था। ठीक है, और इसमें एक जवाहर लाट और फतेह बुर्ज है। जवाहर लाट और फतेह बुर्ज है। कौन सा है? फतेह बुर्ज भी लोहागढ़ में है। और एक राजेश्वरी माता का मंदिर है जो इन शासकों की कुल देवी मानी जाती थी। राजेश्वरी माता का मंदिर भी आपको ध्यान में रखना। राजेश्वरी माता का मंदिर, राजेश्वरी माता का मंदिर है जो आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। और राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? आपसे सीधा पूछ ले
तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ रहे हैं अगला दुर्ग रणथंभौर दुर्ग। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर दुर्ग का दुर्गम एवं दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। ये एक ऊंची पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? ऊंची पहाड़ी पर है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का दुर्ग। और रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पर है? पूछ ले, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चौहान वंशीय शासकों ने करवाया। किसने करवाया? चौहान वंशीय शासकों ने। इस दुर्ग में 9 लाख का दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। यहाँ त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान में दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आने से इसका जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तब आपको वापस बताऊं, रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। आपको ये एक ध्यान में रखना है। फिर है, आपको ध्यान में रखना है, इसका निर्माण चौहान वंशी शासकों ने करवाया। किसने करवाया? चौहान वंशी शासकों ने। इस दुर्ग में 9 लाख का दरवाजा पूछ ले, कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। हमीर महल पूछ ले, कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। 32 खंभों की छतरी पूछ ले, कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्याय की छतरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है। फिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर पूछ ले, ये भी रणथंभौर दुर्ग में है। ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर 1301 में पहला शाखा हुआ था। राणा हमीर देव और रंगा देवी। हमीर देव ने किसने किया? रंगा देवी ने जोहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1301 में। फिर 2 चीजें और ध्यान में रखना है। जोगी महल पूछा जाता है। जोगी महल किस दुर्ग में? जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में है। पूछ ले, पद्मला तालाब कहाँ पर है? ये भी रणथंभौर दुर्ग में है। तो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बताई, ये आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों, तो वापस देख लो, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। और निर्माण चौहान वंशी शासकों ने करवाया। 9 लाख का दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी और न्याय की छतरी और त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में। कहते हैं शादी का पहला कार्ड भी नहीं भेजा जाता है। ठीक है साथियों, तो अब हम आगे पढ़ेंगे जालोर का दुर्ग। जालोर का दुर्ग पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता एवं सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सोनगरा चौहानों का शौर्य का प्रतीक है। कौन सा दुर्ग? जालोर दुर्ग, जो अपनी प्राचीनता और सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। कौन सी पहाड़ी पर है ये? सोनगिरी पहाड़ी पर। तो पहाड़ी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और इस दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? 4 दरवाजे। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने करवाया। निर्माण 10वीं सदी में। निर्माण कब हुआ? 10वीं सदी में। किसने करवाया? पूछ ले, धारावर्ष और मुंज ने। धारावर्ष प्लस मुंज ने इसका निर्माण करवाया जालोर दुर्ग का। दुर्ग में कुएं हैं, कुंड है, मंदिर है, दरगाह है आदि बने हुए हैं। तो वापस देखो, ये सोनगरा चौहान के शौर्य का प्रतीक है और अपनी प्राचीनता और सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये सोनगिरी पहाड़ी पर है और इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। निर्माण 10वीं सदी में परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। इस दुर्ग में कुएं हैं, कुंड है, मंदिर है, दरगाह आदि बनी हुई है। तो इसे स्वर्णगिरी या सोनलगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनलगढ़। स्वर्णगिरी या सोनलगढ़ भी कहते हैं। और यहाँ पर 1311 में एक शाखा हुआ था। 1311 में कानड़ देव यहाँ का शासक था। और सुकड़ी नदी के किनारे ये दुर्ग है। किस नदी के किनारे? सुकड़ी नदी के किनारे ये दुर्ग है। और यहाँ का शासक कौन था? कानड़ देव चौहान था। कौन था? कानड़ देव। तो इस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1311 में। तो एक यहाँ पर था इनका सामंत हो के दो, या फिर क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, दैया बीका। ठीक है, दैया बीका ने विश्वासघात किया था, गुप्त दरवाजे बता दिए थे। तब ये दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में हो गया और जालोर का नाम उसने जलालाबाद रख दिया था। ये आपको पता होगा। ठीक है, दैया बीका ने घात किया था, विश्वासघात किया था। और ये सोनगिरी, या इसका नाम कहीं कहीं कनकाचल आता है। क्या था? कनकाचल। तो कनकाचल पहाड़ी पर यह दुर्ग, एक बार मैं और बता दूंगा, चिंता मत करना। और इस दुर्ग में क्या है? ये दरगाह है, तो मलिक शाह की दरगाह है। क्या है? मलिक शाह की दरगाह। पूछ ले कहाँ पर है? ये भी जालोर दुर्ग में है। ठीक है। इसके अलावा एक नटनी की छतरी है। नटनी की छतरी, ये भी इसी जालोर दुर्ग में है। इसके अलावा एक है तोपखाना मस्जिद। तोपखाना मस्जिद, ये भी इसी जालोर दुर्ग में है। तो वापस देखो एक बार, जालोर दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे। किसके किनारे? सुकड़ी नदी के किनारे है। सोनगढ़ या कनकाचल पर्वत पर है, इसलिए इसे सोनगिरी दुर्ग या सोनलगढ़ भी कहते हैं।
10वीं सदी में इसका निर्माण धारावर्ष और मुंज ने करवाया। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। उस टाइम कानड़ दे यहाँ का शासक था और एक सरदार था दया बीका, उसने विश्वासघात करके गुप्त दरवाजे बता दिए, तो इसलिए इस पर इसका अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। ठीक है साथियों, फिर आपको ध्यान में रखना है ये सोनग्रा चौहानों के शौर्य का प्रतीक है ये दुर्ग। इसमें 4 दरवाजे हैं। तो कुल मिला के छोटी छोटी बातें मैंने जो आपको बताई वो आप ध्यान में रख लेना। और जालौर दुर्ग के पर एक अलाउद्दीन खिलजी का कोई और थे, उन्होंने भी आक्रमण किया था, उनका नाम बताना। उन्होंने एक कथन कहा था और इस कथन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है साथियों, अब देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, इसी के लिए कहा जाता है ना। तो ये दुर्गों का सिरमौर, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान में रखो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्गों का सिरमौर। किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इसे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसे बताओ? इसे पानी का किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पानी का किला, क्योंकि इसमें 84 जल स्रोत है। पानी का किला, ये नए नए फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना। ये राजस्थान बोर्ड की हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में है। पानी का किला क्यों कहा जाता है? यहाँ पर 84 जल स्रोत है। कितने? 84 जल स्रोत है। ठीक है, तो पहला शाखा यहाँ पर पूछ ले कब हुआ, तो 1303 में हुआ था। कब हुआ था पहला शाखा? 1303 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1534 में। और तीसरा 1567-68 में हुआ। तो इस शाखे भी आपको ध्यान में रखना है। पहला 1303 और रतन सिंह वाला है। ठीक है, दुर्गों का सिरमौर, लिविंग फोर्ट कहा जाता है, इसे पानी का किला कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। अब कह रहे हैं ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर है। इसकी नींव 7वीं सदी में रखी गई। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार, सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार किया गया। बाद में प्रतिहारों ने, चालुक्यों ने, परमारों ने, सिसोदिया शासकों ने समय समय पर इसका विकास और विस्तार किया था। ये तो कौन सी पहाड़ी पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर है। ये दुर्ग मत्स्यकार पहाड़ी पर स्थित है। मत्स्यकार पहाड़ी पर है। ठीक है, चित्रकूट पहाड़ी आ गई, मत्स्यकार पहाड़ी आ गई, जो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है। लेकिन जालौर दुर्ग में 4 दरवाजे हमने अभी पढ़ा था, उसमें 4 है, इसमें 7 प्रवेश द्वार है। ठीक है, तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हैं। दुर्ग दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति यानी विजय स्तंभ बनवाया। पूछ ले, गोमुख कुंड किस किले में है? चित्तौड़ के किले में। और गोमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने क्या बनाया? कीर्ति यानी विजय स्तंभ बनवाया, जो 47 फीट तो वर्गाकार है। कितना है? 47 फीट वर्गाकार है और 10 फीट ऊंची जगती चबूतरे पर यह बनाया। और 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंड, इन 9 खंडों का ये एक स्मारक है, विजय स्तंभ। पूछ लेंगे, 47 फीट वर्गाकार, 10 फीट ऊंचा जो चबूतरा है, उस पर 122 फीट की ऊंचाई लिए 9 खंडों का एक ये स्मारक है। कौन सा? कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी उत्कीर्ण है। और इस 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी है, इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? बताओ, इसे विजय स्तंभ को। किसे? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। देखो, कीर्ति स्तंभ में तो कितने हैं? 7 है। मतलब कीर्ति स्तंभ में तो 7 मंजिल है। कितनी है? 7। और विजय स्तंभ में 9 मंजिलें हैं। ठीक है, कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है। किसको? आदिनाथ को। और ये विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें शायद आपको मेरे हिसाब से आती होगी, इसलिए मैं बार बार इनको नहीं बता रहा हूँ। तो एक बार और देख लो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, चित्रकूट पहाड़ी पर है और ये मत्स्यकार पहाड़ी पर है। ठीक है, दोनों ही ध्यान में रखना है। 7वीं सदी में इस दुर्ग की नींव रखी गई। ठीक है, अलग अलग शासकों ने यहाँ पर राज किया। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है, ये हमने पढ़ लिया। और यहाँ पर राजमहल है, कलात्मक मंदिर हमने पढ़ा, एक गोमुख कुंड है, और जिसके उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने एक विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनाया? विजय स्तंभ, जो 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। और 122 फीट की इसकी ऊंचाई है और 9 मंजिला। कितना मंजिला? 9 मंजिला। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला, ये ध्यान में रखना। कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? आदिनाथ को, और ये विष्णु को। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आपको याद में रखना है। और भारतीय मूर्ति कला का इसे शब्दकोश कहा जाता है। किसे? चित्तौड़गढ़ के किले को। ठीक है साथियों, अब हम अगला नेक्स्ट दुर्ग पढ़ रहे हैं, कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, आगे देखो, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का दुर्ग
छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है। दुर्ग कैसे बना? छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं भीड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता। घाटियों और भीड़ जंगलों से ये घिरा हुआ है, इसलिए ये एकाएक नजर नहीं आता, मतलब छुपा हुआ सा दिखता है। ये सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। ये कैसा है? सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभल महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस दुर्ग को? कुंभल महल भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। कोई प्राचीन अवशेष था, उस पर इसका निर्माण हुआ, ऐसा कहा जाता है। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। पूछ लेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग को नया रूप देने वाले कौन थे? महाराणा कुंभा। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 में इसे निर्मित करवाया। आप कह रहे हैं कुंभा का प्रसिद्ध शिल्पी था मंडन, उसके नेतृत्व में 1458 में इसे निर्मित करवाया। किसे? कुंभलगढ़ के दुर्ग को। 9 पोलों है, 9 दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं। इन दीवारों के नीचे गहरी खाइयां हैं और इसमें 9 पोले हैं। कितने? 9 दरवाजे हैं। चित्तौड़ में 7 है, जालौर में 4 थे, लेकिन इसमें कितने? 9 दरवाजे हैं और चारों ओर क्या है? गहरी खाइयां हैं। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे। नीलकंठ महादेव का मंदिर पूछ ले कहाँ है? कुंभलगढ़ में। यज्ञ वेदी के साथ कई जैन मंदिर है। कुंभलगढ़ में जाली बावड़ी है, ठीक है, ये भी कुंभलगढ़ में। मामादेव यानी महादेव का कुंड है कुंभलगढ़ में। कुंभ श्याम नामक विष्णु मंदिर है कुंभलगढ़ में। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक भी कुंभलगढ़ में है। दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग क्या कहलाता है? कठारगढ़ कहलाता है और यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसमें? कठारगढ़ में। मेवाड़ की आंख, ठीक है। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व रहा है। ठीक है साथियों, दो छोटी छोटी चीजें एक बार हम और देख लेते हैं। कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ दुर्ग को आपको ध्यान में रखना है। इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसी कुंभलगढ़ को कहा जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। और इसकी दीवार है 36 किलोमीटर लंबी। कितनी है? 36 किलोमीटर लंबी है। और अबुल फजल ने कहा था इस दुर्ग को देखने के लिए जैसे ही पगड़ी पहना हुआ आदमी सर ऊंचा करता है ना, तो पगड़ी गिर जाती है। तो ये भी अबुल फजल वाला ध्यान में रखना। अबुल फजल ने क्या कहा? पगड़ी वाली बात कही थी, ये पगड़ी गिर जाती है ऊपर देखने पर, ठीक है। और इसे जो कटारगढ़ था उसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, हमने पढ़ा है। और ये जरगा पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर है। जरगा पहाड़ी पर कुंभलगढ़ दुर्ग है। ठीक है साथियों, दो छोटी मोटी चीजें जो हमने पढ़ी है। और एक इसमें बादल महल है, जिसे जूनी कचहरी कहा जाता है। बादल महल, बादल महल, ठीक है, जूनी कचहरी, ये भी कहाँ है? इसी कुंभलगढ़ में है। ठीक है साथियों, तो छोटी छोटी चीजें आपको याद में रखनी। छोटी छोटी इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं है। आप एक दो बार पढ़ोगे ना तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। अच्छे से पढ़ना, चिल होकर पढ़ना, ज्यादा चिंता नहीं करनी है, बेफिक्र होकर पढ़ना है। ठीक है, तो वापस देखो, इसे संकटकालीन राजधानी किसकी? मेवाड़ की। 36 किलोमीटर दीवार है जो चीन की दीवार के बाद मानी जाती है। अबुल फजल ने कहा था इस दुर्ग को देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। बादल महल है इसमें, इसे जूनी कचहरी कहा जाता है। ये जरगा पहाड़ी पर है। कौन सी? जरगा पहाड़ी पर है। ठीक है, तो इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। मंडन था इनका शिल्पी 1458 में। इसमें 9 पोल है। कितनी पोल है? 9 पोल है। इसमें नीलकंठ महादेव मंदिर हमने पढ़ा। फिर इसमें जाली बावड़ी है। कौन सी? जाली बावड़ी है। मामदेव का कुंड है। कुंभ श्याम नामक विष्णु मंदिर है। पृथ्वीराज का स्मारक है। ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, अब हम देख रहे हैं आमेर का दुर्ग। आमेर का दुर्ग, ठीक है। ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मान सिंह के काल से इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई है। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय मिलता है। आप कह रहे हैं ढूंढाड़ क्षेत्र का ये दुर्ग है आमेर दुर्ग। और मान सिंह के काल से इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई है। जब महाराजा मान सिंह का समय था उस टाइम से इस दुर्ग की स्थापत्य कला में क्या हुई? बहुत ज्यादा उन्नति हुई। और यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय मिलता है। मुगल शैली का क्यों? क्योंकि मुगलों का आश्रित था कौन? ये मान सिंह। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर गणेश घाट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। आप पूछ लेंगे कौन से गेट पर शिला देवी का मंदिर बना है? गणेश गेट पर। किसका मंदिर है? शिला देवी का मंदिर बना हुआ। कहाँ पर? आमेर दुर्ग में। ठीक है, तो आमेर दुर्ग के बारे में एक बार वापस देखो। ये ढूंढाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध दुर्ग है। महाराजा, कौन सा महाराजा? महाराजा मान सिंह था ना, इसके टाइम में इसकी स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई है। हिंदू और मुगल शैली का सुंदर सामंजस्य मिलता है, इसमें समन्वय मिलता है। गणेश गेट पर शिला देवी का मंदिर है। और इसमें एक शीश महल है। कौन सा महल है? शीश महल, ये आपको ध्यान में रखना है। शीश महल, इसे दर्पणों का महल भी कहा जाता है। क्या महल कहा जाता है? दर्पणों का महल। इसमें एक केसर कियारी है, ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा गया है। केसर कियारी किस दुर्ग में है? इसी आमेर दुर्ग में। और इसमें एक मैजिक फ्लावर है। क्या है? मैजिक
फ्लावर। तो मैजिक फ्लावर किस में पूछ लें, आमेर दुर्ग में। और ये शिला देवी है ना, इसको मान सिंह बंगाल से लाए थे। कहाँ से? बंगाल से लाए थे। और आमेर की हाथी की सवारी प्रसिद्ध है, ये आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। हाथी की सवारी भी फेमस है आमेर की। ठीक है साथियों, तो छोटी छोटी चीजें एक बार और बता दूं। ढूंढाड़ क्षेत्र का पर्याप्त और सुरक्षित दुर्ग है। मानसी के काल में दुर्ग स्थापत्य कला की विशेष उन्नति मिली है और इसमें हिंदू और मुगल शैली का समन्वय मिलता है। दुर्ग का प्रवेश द्वार है गणेश गेट। यहाँ पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ की हाथी की सवारी प्रसिद्ध है। शीश महल इसे इसमें ही है और इसे दर्पणों का महल कहा जाता है। केसर क्यारी भी इसी में है और मैजिक फ्लावर भी इसी में है। किसमें? आमेर दुर्ग में। ठीक है साथियों, तो हम आमेर दुर्ग पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे गागरोन का जल दुर्ग। ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है और झालावाड़ जिले में स्थित है। सबसे पहले ध्यान में रखना, गागरोन का दुर्ग कैसा है? जल दुर्ग है। और कहाँ पर स्थित है? ये झालावाड़ जिले में स्थित है। ये दुर्ग दो नदियों काली सिंध और अऊ नदी के संगम पर स्थित है। ये दुर्ग अऊ और काली सिंध के संगम पर स्थित है। कौन सी नदियां? आहू प्लस काली सिंध, अऊ प्लस काली सिंध के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। ये दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण क्या है? फेमस है। ये दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। क्यों है वो हम जब विस्तृत रूप से इन्हें पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। और दो तीन फैक्ट और ध्यान में रख लो, ये बिना नींव चट्टान पर है। ठीक है, बिना नींव का दुर्ग है और सिर्फ चट्टान पर खड़ा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें शाखों का ध्यान रखना। पहला शाखा इसमें हुआ था 1423 और दूसरा शाखा हुआ था 1444। ठीक है, और इसका नाम बाद में मुस्तफाबाद भी रखा गया था गागरोन का। ये आपको ध्यान में रखना, महमूद खिलजी था ना उसने। और स्थानीय लोग है ना जो ये अहू और काली सिंध नदियां, इसको सामेल जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेल जी। सामेल जी पूछ लेंगे। अऊ और काली सिंध को स्थानीय लोग क्या कहते हैं? इनके संगम स्थल को सामेल जी। क्या? सामेल जी। ठीक है, और मुस्तफाबाद नाम किसने रखा? महमूद खिलजी ने, जब 1444 में इस पर आक्रमण किया था। ठीक है, और दो तीन चीजें और ध्यान में रख लो। इसमें पीपा की छतरी है। पीपा की छतरी भी गागरोन के दुर्ग में है। इसके अलावा मिठे शाह की दरगाह है। किसकी? मिठे शाह की दरगाह है। मलिक शाह की तो जालौर में है, मिठे शाह की गागरोन में है। इसमें गीद गरई एक पहाड़ी चोटी है। क्या है? गीद गरई एक पहाड़ी चोटी भी इसी गागरोन में। तो वापस देखो, ये प्रसिद्ध जल दुर्ग है, झालावाड़ जिले में स्थित है और ये दो नदियां काली सिंध और अऊ के संगम पर स्थित है। और अऊ और काली सिंध के संगम स्थल को स्थानीय लोग सामेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेल जी या सामेला। और ये बिना नींव की चट्टान पर खड़ा है। 1423 का पहला शाखा है, 1444 का दूसरा शाखा है। इसका नाम क्या रखा? महमूद खिलजी ने मुस्तफाबाद। में से महमूद, में से मुस्तफाबाद। और इसमें मिठे शाह की दरगाह है, इसमें पीपा की छतरी और गीद गराई। ठीक है, मलिक शाह की दरगाह पूछ ले तो वो जालौर में है। ठीक है साथियों, तो अब अन्य दुर्ग। राजस्थान में और भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग है, जिसमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती और सुंदर राजप्रसादों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक राजिया बम था, उसकी बलि दी गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेहरानगढ़। बीकानेर का जूनागढ़ तो रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। जूनागढ़ बीकानेर में। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला, मेहराबों वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण है। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता। आप कह रहे हैं जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग पीले पत्थरों से बना है, इसलिए इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सोने जैसा दिखता है। किसके जैसा? सोने जैसा। सोनारगढ़, जैसलमेर, सोनगिरी, जालौर, इसलिए इसे सोनार का किला द गोल्डन फोर्ट कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाए, द गोल्डन फोर्ट या सोनार का किला किसे कहते हैं? जैसलमेर के दुर्ग को। और सोनगिरी, जालौर के दुर्ग को। ये देखो एक जैसी चीजें ना कंफ्यूजन वाले, इनको एक ही साथ में लिख लेनी चाहिए तो बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है साथियों, हमने आज दुर्ग के बारे में बात करी है, फिर मंदिर हैं उनके बारे में देखेंगे, फिर हवेलियां हैं, छतरियां हैं, चित्रकला है, शॉर्ट में ये चीजें हैं। तो एक छोटा सा वीडियो और बना देंगे और बाद में इन दोनों को कंबाइन करके अपलोड कर देंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं मंदिर स्थापत्य के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, हम लोग अब मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। दुर्गों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है। आप कह रहे हैं मंदिरों का विकास कब हुआ?
गुप्त काल से मंदिरों का विकास माना जाता है। ये पूछ लेंगे कि मंदिरों का विकास कब से माना जाता है, तो मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, जो गुर्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य, पाल शासकों के समय भी होता रहा, लेकिन शुरू गुप्त काल से हुआ था। मंदिरों में देवी देवताओं की स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रियों के नियम अनुसार होता है, और इसका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमों के अनुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिर निम्नांकित है। तो ये क्वेश्चन मिलान वाला आता है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है। जगदीश मंदिर उदयपुर में है, ध्यान में रखना है। शस्त्र बहु मंदिर यानी साहस बहु मंदिर नागदा उदयपुर में है, याद रखना। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में है, याद रखना। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में है, नाथ द्वारा कहाँ है, राजसमंद में। श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर में है। चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है। तो इनसे मिलान वाला क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर की चीजें जब हम विस्तृत नोट्स पढ़ेंगे उस टाइम इनकी बातें करेंगे। तो फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखना, यहाँ से आपका 90% काम हो जाता है। 10% चांस है कि अलग क्वेश्चन है, बाकी यहाँ से काम हो जाता है फर्स्ट ग्रेड तक। तो जगदीश मंदिर उदयपुर, शस्त्र बहु मंदिर यानी सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर, श्री चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद। अब मारवाड़ के प्रमुख मंदिर देखो, देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में है, रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, किरणों के मंदिर बाड़मेर में है, ओसिया के मंदिर जोधपुर में है। तो कुल मिला के मिलान वाला क्वेश्चन आएगा। आगे देखो हाड़ौती के प्रमुख मंदिर, हिंदू मंदिर कहाँ पर है, बाड़ोली रावत भाटा, ये इंपोर्टेंट पूछ लेंगे। हिंदू मंदिर कहाँ पर है, बाड़ोली रावत भाटा। शिव मंदिर बंड देवरा 12 में। कसवा मंदिर पूछ ले तो ये कोटा में है। कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी है, ये पूछा भी गया है, इसलिए इसे और इंपोर्टेंट कर लो। जो क्वेश्चन आ रखा है उससे तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कर लो। हर बार मैं एक बात कहता हूँ, सिलेक्शन लेने के लिए आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो आया हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना है, एक आसान क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना है। आया हुआ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, और एक 6 से 10 की किताबों से अगर कोई क्वेश्चन आया है ये गलत नहीं करना है। अगर आप इन तीन चीजों पे कमांड बना लेते हो तो आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। एक तो आया हुआ क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, 6 से 10 की किताब से कोई क्वेश्चन आ गया वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपका कोई सिलेक्शन रोक ले तो आप मुझे आके कह देना कि सर आपने घोषणा की थी, अब आप बताओ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है। सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है, तो वापस देख लो। हिंदू मंदिर रावत बाटा में है, शिव मंदिर बंड देवरा 12 में है, कंसवा मंदिर कोटा में है, कमलेश्वर महादेव बूंदी में, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में। अब देखो शेखावटी के प्रमुख मंदिर, अबानेरी दौसा, खाटू श्याम जी सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर आदि। प्राय राजा महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों, श्रेष्ठियों, जन सामान्य के स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर निर्मित हुए। ये मंदिर राजाओं ने बनाए, कुछ रानियों ने बनाए, कुछ जागीरदारों ने बनाए, कुछ सेठों ने बनाए, और कुछ जन सामान्य के स्त्री पुरुष के सहयोग से ये मंदिर बने हैं। ठीक है। अब मूर्ति कला, राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर एवं मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यद्यपि गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, गुल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा है। ठीक है। कुल मिला के मूर्ति कला में इनका योगदान विशेष रहा है प्रतिहारों का। शिव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह एवं मानवीय प्रतिमा बनाई गई। अब कह रहे हैं शिव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह एवं मानवीय प्रतिमा बनेगी। ठीक है। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया गया। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गज लक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि की मूर्तियों में वेंकुट, अनंत, त्रैलोक्य मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। शाक्त, यहाँ कथन कारण वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है ना। शाक्त देवालयों में महिषासुर मर्दिनियों की मूर्तियों की प्रधानता। आप कह रहे हैं जो शाक्त देवालय है वहां पर महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसियां, वरमान कहाँ है, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। तो ये थोड़ी लाइन ध्यान में रखना कि शाक्त देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसियां, वरमान, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। पूछ लेंगे निम्न में से सूर्य प्रतिमाएं कहाँ नहीं मिलती, एक नाम और दे देंगे, वो गलत करवा दें आपका। ठीक है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आठ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं। देखो सिरोही के बसंतगढ़ और आठ से धातु की जैन प्रतिमाएं मिली है। ठीक है। मीरपुर, अबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसियां की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राएं मूर्ति कला की विशेषता है। अब मोलेला, मोलेला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। तो मोलेला राजसमंद पर एक गांव है और इसको प्रसिद्ध यहाँ के कुम्हारों ने दिलाई। किसने दिलाई? कुम्हारों ने। यहाँ का एक कुम्हार था मोहनलाल कुमार। कौन था? मोहनलाल कुमार। मोहनलाल कुमार, इसे पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? इसे पद्मश्री मिला था इस कला को पहचान दिलाने पर। और मोलेला कला को जीआई टैग भी मिल चुका है। ये शिव पार्वती, पनिहारी, बेरुजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला, शेर, मगरमच्छ, मूसक आदि लोग देवी देवताओं एवं जानवरों से सुसज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। हम क्या पूछ लेंगे टेराकोटा किसे कहते हैं? कि मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहते हैं? टेराकोटा। और मोलेला मूर्ति कला राजसमंद की प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि मोहनलाल कुमार ने दिलाई है। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। मोलेला कहाँ पर है? पूछ लें। राजसमंद। टेराकोटा किसे कहते हैं? मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। अब हम हवेलियां पढ़ेंगे। राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ, जिसमें जयपुर की हवेली परंपरा प्रसिद्ध है। पूछ लेंगे हवेली परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की हवेली परंपरा प्रसिद्ध है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। हवेली संगीत भी ये है। तो हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? कमेंट करना, देखते हैं आपको आता कि नहीं आता है। शेखावटी के श्रेष्ठियों ने इस परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करा। श्रेष्ठियों ने, शेठों ने। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियां प्रसिद्ध है। तो सारी हवेलियां शेखावटी की है। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली की नक्काशी अनुपम है। जैसलमेर में कौन सी हवेली? एक तो सालिम सिंह की हवेली, दूसरी नथमल की हवेली, फिर पटुओं की हवेली। इनकी नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। तो आपको तो मैं इतना ही कहूंगा इसमें से ध्यान रखने के लिए। एक तो जयपुर की हवेली परंपरा प्रसिद्ध है, फिर आपको ये हवेलियों के नाम ध्यान में रखना है, जैसलमेर वालों की 3 हवेलियों का। ठीक है, इससे आपका काम हो जाना। ये देखो पटुओं की हवेली, जैसलमेर। अब छतरियां। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठ वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनाए वे छतरियां तथा देवल के नाम से जाने जाते हैं। यानी राजस्थान के जो शासक थे, सामंत थे, श्रेष्ठ वर्ग थे, उनके पूर्वजों की मृत्यु हो जाती थी। उनकी मृत्यु की याद में जो स्मारक या चबूतरा बनाए जाते थे उसे छतरियां या देवल के नाम से जाना जाता था। आजकल तो छतरियां कम बनती है, लेकिन पहले छतरियां खूब बनती थी। ये देखो एक छतरी है, ठीक है ना, ये पूरी छतरी है। तो पहले बनाई जाती थी, इसे छतरियां और देवल दोनों भी कहते थे। अब आपको ध्यान में रखना है कुछ छतरियों के नाम, यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन बनता है। मुंशी महाराणा की छतरी अलवर, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गेटौर में ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत थाड़ा, उदयपुर में आयड़, जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। तो ये पूछा जा सकता है, मुंशी महाराणा की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, 84 खंभों की छतरी बूंदी, सेठों की छतरी रामगढ़, गेटौर की छतरियां ईश्वर सिंह गेटौर जयपुर में, ठीक है, जसवंत थाड़ा जोधपुर, आयड़ उदयपुर, बड़ा बाग जैसलमेर। तो यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसे इंपोर्टेंट कर लो आप। इन विशालकाय भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया। इन छतरियों को सुंदर नक्काशी और भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य कला में क्या लगा देते हैं? 4 चांद लगा देते हैं। ये देखो 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। अब पढ़ेंगे हम चित्रकला। देखो इसमें शॉर्ट में दे रखा, ज्यादा डीपली नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। हम कई बार क्या बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, वो अपने काम का नहीं रहता। कई बार कम पढ़ी हुई चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा देती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन स्कूल की किताबें जरूर पढ़ो आप, है ना। स्कूल की किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चित्रकला। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से चित्रकला का संपन्न रूप रहा। आप कह रहे हैं ऐतिहासिक काल से राजस्थान में चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। और राजस्थान की चित्रकला में अजंता शैली के साथ साथ किसका? मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। पूछ लेंगे राजस्थान की चित्रकला पर किसका प्रभाव है? अजंता शैली और मुगल शैली का। ये कला राज दरबारों तक ही सीमित थी। और ये कला कहाँ तक सीमित थी? राज दरबारों तक ही सीमित थी पहले, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो जो चित्रकार थे उनको राज्य का संरक्षण चाहिए था, तो इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें परिचय दिया और बाद में राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने परिचय दिया था। शुरू में अजंता और मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन जब मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया तो ये राजस्थानी शासकों के आश्रय में आ गए। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों एवं चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषता के कारण स्वतंत्र चित्र शैली के रूप में विकसित हुई। तो पहले तो मुगलों के दरबार में थे, बाद में मुगलों का पतन हो गया तो चित्रकार अलग अलग चले गए। ठीक है। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियां
अपनी अलग अलग पहचान बनाती है। अब कह रहे हैं राजस्थान में विभिन्न शैलियां अपनी अलग अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई, और वहाँ की स्थानीय विशेषता के कारण अलग अलग शैलियां बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। अब विभिन्न शैलियों को कैसे पहचाना जा सकता है? उनका रंग, उनकी पृष्ठभूमि और विभिन्न पशु पक्षियों का चित्रण है, उससे पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर और अलवर के चित्रों में हरे रंग का, अब ये रंग वाला भी क्वेश्चन आता है और मिलान वाला भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, जयपुर और अलवर के चित्रों में कौन सा रंग है? हरा रंग है, तो इसलिए यहाँ से इंपोर्टेंट कर लेना आप। ठीक है, जयपुर और अलवर में हरा रंग, जोधपुर और बीकानेर के चित्रों में पीला रंग, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग, कोटा के चित्रों में नीला रंग, किशनगढ़ के चित्र में सफेद और गुलाबी रंग, बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग विशेष प्रयोग हुआ है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। जयपुर और अलवर में हरा रंग, जोधपुर और बीकानेर में पीला रंग, उदयपुर में लाल रंग और कोटा में नीला रंग और चित्तौड़गढ़ में सफेद या गुलाबी रंग और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है। तो ये रंगों का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हम कई बार चित्र देख लेते हैं, कौन सा चित्र किसने बनवाया, कब बनवाया, वो सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन ये चीजें हम छोड़ देते हैं। तो इस किताब में है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको थोड़ा बहुत इसका ध्यान में रखना, थोड़ा बहुत क्या, मैं तो कहूँगा पूरा ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो, चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम का वृक्ष, और पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है, तो उदयपुर की शैली में तो कदम का वृक्ष है, किशनगढ़ की शैली में केले का, कोटा बूंदी शैली में लंबे लंबे खजूर के वृक्ष है, जयपुर और अलवर की शैली में पीपल अथवा वट वृक्ष है, बीकानेर और जोधपुर के शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। तो इन वृक्षों से भी इनकी पहचान हो जाती है। तो वृक्षों का भी मिलान वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कदम का वृक्ष किस शैली की विशेषता है? उदयपुर की। केले का चित्र किशनगढ़ में है, खजूर के वृक्ष कोटा बूंदी में है, और पीपल या वट वृक्ष जयपुर अलवर में है, आम के वृक्ष बीकानेर और जोधपुर में है। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग है। जैसे अब देखो, पशु पक्षी भी अलग अलग है। उदयपुर की शैली में हाथी और चकोर पक्षी है, नाथद्वारा की शैली में गाय है, जयपुर और अलवर की शैली में मोर और घोड़ा देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियां भी अलग अलग है। तो ये पैराग्राफ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं इतना कह सकता हूँ, बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी ये चीजें नहीं लिखवाते हैं, छोटी मोटी चीजें लिखवाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें वो लिखवा देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें नहीं लिखवाते हैं, और एग्जामिनर छोटी चीजें ही पूछ लेता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी ये क्लास साबित हो सकती है। ठीक है साथियों, तो अब हम आगे देख रहे हैं, किशनगढ़ शैली में बड़ी ठाणी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया। किशनगढ़ शैली में जो बड़ी ठाणी है, एक क्वेश्चन कई बार आया, बड़ी ठाणी कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की। इसमें नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया। आमेर, जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर शैली में मुगल प्रभाव स्पष्ट लगता है। आमेर, जयपुर में, जोधपुर में और बीकानेर में मुगल प्रभाव स्पष्ट लगता है। प्राय शिकार, मनोरंजन की क्रीड़ाओं, उत्सवों के चित्र के साथ साथ प्राकृतिक दैनिक जीवन, रीति रिवाज एवं परंपराओं को संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। अब संगीत कला, राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियां एवं वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। आप कह रहे हैं राजस्थान में प्राचीन काल से संगीत का क्या था? प्रचलन था। जब युद्ध होता था तो उत्साहवर्धक संगीत से और वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश आ जाता था सैनिकों में। यहाँ विविध रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार, श्रृंगार गलत से शब्द शुद्धि की दृष्टि से, ठीक है ना, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, युक्त मान राग भी उल्लेखनीय है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायिका का सदैव सम्मान किया। भक्तों ने भी संगीत के विभिन्न राग रागनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया, जिसमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सेजबाई के नाम विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए हैं। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्साह, पर्व, देवी देवताओं के जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला संस्कृति, यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियां, छतरियों को देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा, हम सबका दायित्व है। तो हमने ये पाठ पढ़ा, अब इसके कुछ क्वेश्चन देखें। स्थापत्य कला किसे कहते हैं? भवन निर्माण संबंधी कला को स्थापत्य कला। प्रतिमा यानी मूर्ति, दुर्गम यानी जहाँ पहुंचना कठिन हो, भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर चित्रण बनाना, वापी जल संग्रहण, ठीक है, भित्ति चित्रण के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? कमेंट करो, अभी हमने पढ़ा है। वापी जल संग्रहण निकाय हेतु तालाब में। प्राचीर किसे कहते हैं? दीवारों को कहते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देलवाड़ा का जैन मंदिर बताओ, सुमेलित है कि नहीं? सुमेलित है। देलवाड़ा का जैन मंदिर अबू भरोसे रही है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली है। एकलिंग जी का मंदिर जयपुर के, सही है, ये गलत है। तो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, यस भी सही है। 3 सही है, 1 गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला शैली और उसके प्रमुख रंगों का जोड़ा सुमेलित नहीं है? उदयपुर शैली का लाल रंग सुमेलित है, कोटा शैली का नीला रंग सुमेलित है, बीकानेर का हरा रंग ये सुमेलित नहीं है। हरा रंग जयपुर और अलवर का है। किसका है? जयपुर और
अलवर का हरा रंग है। देखो मैंने पहले भी कहा था मिलान वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आ रहे हैं और ये भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो बीकानेर का कौन सा रंग है? पीला रंग है, आपको ध्यान में रखना है। किशनगढ़ शैली का सफेद या गुलाबी रंग प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली का कौन सा है? सफेद या गुलाबी रंग प्रसिद्ध है। तो आपको एक बात और कह दूं, आपको स्कूल की किताबें ही लेनी है, मार्केट की किताबें नहीं लेनी है। मार्केट की किताबें और स्कूल की किताबें बहुत ज्यादा फर्क है, मैंने ये देखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ध्रुव का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है? बताओ। कुंभलगढ़ ध्रुव का, किसका? कुंभलगढ़ ध्रुव का, इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है और यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बूंदी में कौन सी छतरी स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है? 84 खंभों की। कौन सी? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है। बड़े ठेड़ी चित्र शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की। कहाँ की है? किशनगढ़। ये क्वेश्चन कई बार आया है। मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहते हैं? मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा। और टेराकोटा जिसके लिए राजसमंद जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मोलेला गांव। दो खाली जगह आ गई है ना। मोलेला गांव प्रसिद्ध है। और यहाँ इसे प्रसिद्धि किसने दिलाई? बताओ। जिसे पद्मश्री भी मिला हमने बड़ा अभी, मोहनलाल कुम्हार, ठीक है। ढूंढाड़ क्षेत्र दुर्ग की स्थापत्य कला में हिंदू और मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। तो आमेर दुर्ग था। कौन सा था? आमेर दुर्ग था। आगे देखो, बूंदी का दुर्ग का मिलान करो। बूंदी का दुर्ग, इसका निर्माण 1354 में राव बरसिंह हाड़ा ने करवाया। लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी की दोहरी प्राचीर के कारण इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखना। गागरोन का जल दुर्ग आहू और काली सिंध के संगम पर है, इसे लोग सामेल जी कहते हैं। स्थानीय लोग क्या कहते हैं? सामेल जी। विजय स्तंभ 9 खंडों का स्मारक, जिसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मंदिरों का विकास किस काल से प्रारंभ हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, गुप्त काल आपको ध्यान में रखना है। फिर मुंशी महाराणा की छतरी कहाँ है? ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया? कुंभा ने। किसने करवाया? कुंभा ने, ठीक है साथियों। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको याद में रखनी है। बड़ी बड़ी चीजें तो कोचिंग वाले पढ़ाते होंगे, लेकिन क्वेश्चन हमेशा छोटी चीजों से आते हैं, इसलिए आपको छोटी चीजों में फोकस करना है। बड़ी चीजों को आपको बाद में देखना है, लेकिन फिलहाल आपको छोटी चीजें आपको अच्छी करनी है, ठीक है साथियों। तो हमने कोशिश करी है इस पार्ट को पढ़ने की। कोई गलती हुई है किंतु परंतु रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं गलती नहीं कर सकता। गलती सब कर सकते हैं, तो इसलिए आपको खुद पर भरोसा रखना है, और ठीक है ना, और अच्छे से मेहनत करनी है। फिर आप देखो कैसे सफलता मिलती है आपको। तो कुछ लाइनों के साथ मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। आपको नज़र बदलनी है, पढ़ने की नज़र बदलनी है, और अच्छा पढ़ना है, कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।